हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विश्वास एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग जीएस का एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आप लोगों के सामने आए हैं, जिस विषय का नाम क्या है? भूगोल है। भूगोल एक ऐसा विषय है कि चाहे आप आर्ट साइड के विद्यार्थी हों, चाहे आप साइंस साइड के विद्यार्थी हों, दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत ही रोचक विषय हो जाता है, क्योंकि यह हमारे आसपास की घटनाओं पर आधारित होता है। जैसे अगर हम लोग स्थल पर ही देखते हैं तो हमें पर्वत दिखाई देती हैं, नदियाँ दिखाई देती हैं, तो हमें जानने का बहुत ही इच्छा जाहिर होती है कि आखिर ये सारी चीज़ें बनी कैसे, निर्माण कैसे हुआ। तो देखिएगा क्या होगा, हम उसी विषय को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं और यह भूगोल की हमारी क्या होगी? पहली कक्षा होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं भूगोल। देखिएगा, भूगोल भूगोल को अंग्रेजी में हम क्या कह देते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। यह देखिएगा, जियोग्राफी कहा जाता है। चूँकि हमारा मेन उद्देश्य होता है कि सबसे पहले भूगोल शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा जियोग्राफी के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जो हम टॉपिक शुरुआत करेंगे कि सिलेबस वाइज की पॉइंट टू बी पॉइंट की कैसे हम लोग अपने आगे की कक्षाएं क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो देखिएगा हम क्या करते हैं कि जियोग्राफी ही क्या है, इससे भी एक हमारा क्या बन चुका है, प्रश्न बन चुका है। जैसे जो प्रश्न बना था कि जियोग्राफी शब्द में जो जियो का मतलब होता है वह क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जियोग्राफी शब्द में जियो का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा क्या होता है, अर्थ होता है, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब होता है। यह देख लीजिएगा, डिस्क्राइब होता है। अर्थात पृथ्वी का, चूंकि अर्थ मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, और डिस्क्राइब मतलब क्या हो जाएगा, वर्णन हो जाएगा। अर्थात जियोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी का वर्णन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का वर्णन। अर्थात अगर कोई आपसे पूछे कि भूगोल की परिभाषा क्या होती है, तो हम सीधा सीधी यह कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन ही क्या है, भूगोल है। लेकिन भूगोल की बहुत सारी उपशाखाएं हैं। जैसे अलग अलग किताबों की जब हम बात करेंगे बाबू, तो उसमें क्या किया गया है कि भूगोल को बहुत सारी उपशाखाओं में बांट दिया गया है। लेकिन हम लोग भी अध्ययन की दृष्टि से भूगोल को केवल और केवल कितनी शाखाओं में, 4 भागों में हमने क्या किया हुआ है, बांटा हुआ है। तो आइए हम भूगोल की उपशाखाओं के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिएगा, पहले हम क्या करते हैं कि सिलेबस देख लेते हैं कि हम लोग की आगे की जो कक्षाएं जियोग्राफी की होंगी वह कैसे कंटिन्यू होंगी। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसका, सिलेबस का। यह ध्यान दीजिएगा, सिलेबस में हमने अभी बताया कि भूगोल की बहुत सारी उपशाखाएं होती हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, केवल इसको 4 भागों में ही क्या किया है, बांटा है। यह देख लीजिएगा, इन चारों का नाम हम देखिएगा। पहला जो है हम इसको क्या करते हैं, भौतिक भूगोल। देखिएगा, भौतिक भूगोल। दूसरा जो है वह हमने किस में बांटा है, विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल। जो तीसरा है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत का भूगोल। और जो चौथा टॉपिक होगा हमारा किसका होगा, खगोलिकी का होगा। यह देख लीजिएगा, अंग्रेजी की भी हम चर्चा थोड़ा सा हल्का सा कर देते हैं, लिखेंगे नहीं बाबू। भौतिक भूगोल को फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं, और विश्व का भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी हो जाएगा, भारत का भूगोल इंडियन जियोग्राफी हो जाएगा, और खगोलिकी को हम अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इन्हीं चारों टॉपिक में हमने पूरे के पूरे भूगोल को क्या कर दिया है, समाहित कर दिया है। थोड़ा सा देख लीजिएगा कि भौतिक भूगोल को भी हमने 4 उपशाखाओं में बांटा हुआ है। वह क्या क्या उपशाखाएं हैं, जैसे देखिएगा, अगर हम भूगोल की उपशाखा के बारे में बाबू यहाँ पर हम क्या करते हैं, चर्चा कर देते हैं। जो पहला हमने बांटा हुआ है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको भी हमने क्या किया है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जिसमें हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, स्थल मंडल पढ़ेंगे। दूसरा जो होगा उसे हम किस में, जल मंडल। जल मंडल के बाद क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल। और वायुमंडल के बाद एक हमारा हो जाता है जैव मंडल, जिसमें हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करेंगे। इसकी अंग्रेजी की बाबू बात कर लेते हैं, तो स्थल मंडल को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ये देखिएगा, लिथोस्फीयर कह देंगे। जल मंडल को हम क्या कह देंगे, हाइड्रोस्फीयर कह देंगे। वायुमंडल को एटमॉस्फियर कह देंगे। यह देख लीजिएगा एटमॉस्फेयर, और जैव मंडल को हम क्या कह देंगे, बायोस्फीयर
स्फेयर कह देंगे। अर्थात ये देखिएगा जितनी भी भूगोल की उप शाखाएं हमने, जैसे देखिए क्या होता है ना कि अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। हम लोग पूरा का पूरा भूगोल इन्हीं चारों टॉपिक के अंतर्गत क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। देखिएगा खगोल की हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जिसमें हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होता है कि सूर्य और तारों का अध्ययन किया जाता है। हर एक एग्जाम में 1-2 प्रश्न बनते हैं। इसका मैं सोच रहा हूं कि बीच में ही आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इसका वीडियो 1-2 या 3 जो भी वीडियो बनेगा इस पर सारे के सारे हम क्या करेंगे, खगोलिकी का, एस्ट्रोनॉमी का वीडियो आप लोगों के सामने दे दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग चर्चा किस पर करेंगे बाबू, भौतिक भूगोल पर। भौतिक भूगोल की कितनी उप शाखाएं हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं किस पर, स्थल मंडल पर बात करेंगे। तो आइए स्थल मंडल के बारे में सीखते हैं। स्थल मंडल, देखिए स्थल मंडल में हम लोग क्या देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर, ध्यान रखिएगा, जितने भी परिवर्तन हुए हैं या जो परिवर्तन होते हैं वह एक्चुअली में पृथ्वी के आंतरिक भागों पर या आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की आखिर आंतरिक संरचना का निर्माण जो हुआ है वह पृथ्वी के सतह पर होने वाले परिवर्तनों का परिणाम है। जैसे अगर हम कह देते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे, चूंकि वो तो सतह पर है, लेकिन अगर देखा जाएगा तो जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं उन्हीं के टकराव से ही क्या हुआ है, हिमालय जैसे पर्वतों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे सतह पर जो भी परिवर्तन होते हैं वह पृथ्वी के आंतरिक भागों से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि भाई आंतरिक भागों से जुड़ा हुआ है, तो पृथ्वी के नीचे ऐसी क्या क्या चीजें हैं कि जो पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन ला देता है। तो पृथ्वी के नीचे जो हम लोग बात करेंगे कि आखिर पृथ्वी के नीचे कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास 2 चीजें हो जाती है बाबू कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए 2 चीजें होती हैं। जो पहले की बात हम करते हैं उसे बोला जाता है प्रत्यक्ष स्रोत। देखिएगा पहले को क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष स्रोत, और जो दूसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। भाई देखिएगा जैसे कि अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा हड़प्पा की सभ्यता। तो हड़प्पा की सभ्यता कैसे पता चला कि वो सभ्यता कैसी थी, तो हमने क्या किया कि जगह जगह खुदाई की, जो हमें अवशेष मिला उसी से अनुमान लगा लिए कि ये सभ्यता ऐसी रही होगी। जैसे उसका भी एक प्रश्न होता है कि हमें कान से धातु मिला था, कांसा धातु मिला था, इसलिए हम कह देते हैं कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि वहां पर कांसा धातु मिला था। इसी प्रकार अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भागों की अध्ययन के बारे में बात करें तो हमारे पास 2 स्रोत हो जाते हैं, एक तो प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में हम क्या बात करेंगे कि भाई जो चीजें हम आंखों से देख सकें वही तो प्रत्यक्ष स्रोत है। तो इसमें क्या होता है, हमारा 2 चीजें हो जाता है। पहला तो एक होता है बेधन और दूसरा क्या होता है, ज्वालामुखी। ध्यान से समझिएगा बाबू, सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, तो हमारे पास 2 स्रोत होते हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में क्या होता है कि जिसको हम आंखों से क्या करें, देख पाएं। तो आंखों से देखने में हमें क्या होता है, एक बेधन होता है, एक ज्वालामुखी होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल की दृष्टि से देख लेते हैं कि यह हमारा बाबू क्या है, पृथ्वी है। देख लीजिएगा यह हमारा क्या है, पृथ्वी है। अब इसके आंतरिक भागों का हमें अध्ययन करना होगा, तो हम पहली विधि लेकर चलते हैं क्या, बेधन। बेधन का मतलब होता है कि हम पृथ्वी के अंदर क्या करें, एक खाई खोद दें, एक गहरी खाई खोद दें, ठीक है ना। तो अब जो भी चीजें हमें पृथ्वी के अंदर दिखेंगी उससे हम अनुमान लगाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है। तो देखिएगा अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या की बात कर लें, त्रिज्या की, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा। और अभी तक हम लोगों ने केवल पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ही क्या गए हैं, अंदर गए हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा है कि ये 12 किलोमीटर जो खाई खोदी गई है वह किस क्षेत्र में खोदी गई है। तो ये प्रश्न है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आर्कटिक। देखिएगा आर्कटिक सागर जो उत्तरी ध्रुव के पास है, आर्कटिक सागर का एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, कोला क्षेत्र। इसी कोला क्षेत्र में हम लोगों ने 12 किलोमीटर
गहरी खाई खोदा है। ठीक है, तो अब बताइएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर और हम लोग पृथ्वी के अंदर कितना गए हैं 12 किलोमीटर। तो क्या यह स्रोत पर्याप्त होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या क्या चीजें हैं? तो यह स्रोत हमारा पर्याप्त नहीं हो पाता है। चलिएगा अब हम बात कर लेते हैं कि ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? तो जैसा कि डिफिनीशन आप लोग जानते होंगे कि सतह पर वह छिद्र जिसके मुख से क्या निकलता हो, मैग्मा निकलता हो। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि यह मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी का क्या है, सतह है, और पृथ्वी की सतह पर एक छिद्र होता है, इसके मुख से हमारा क्या निकलता है, ये देखिएगा, ये मैग्मा लावा क्या हो रहा है, निकल रहा है। ये देखिएगा, तो मैग्मा लावा निकला, तो हम यहाँ से जो भी चीज़ें पृथ्वी की सतह से निकलती हैं उसी से हम अनुमान लगा लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भाग कैसा है। तो निकलता क्या है बाबू? तो दो चीज़ें। जैसे देखिएगा, एक यहीं पर प्रश्न हम बात कर लेते हैं कि मैग्मा लावा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा। भाई मैग्मा किसे कहा जाएगा? देखिएगा यहाँ पर प्रश्न होता है मैग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है। देखिएगा, बहुत से बच्चे कह देते हैं कि दोनों एक ही है। बात तो सही है, दोनों एक ही है, लेकिन कैसे हैं वो देखिएगा। अगर पृथ्वी के नीचे, ये देखिएगा, ये सतह है हमारा, जो पृथ्वी के नीचे अर्धगलित जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ जो गलित अवस्था में होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और जब यही मैग्मा क्या होता है, इस छिद्र के माध्यम से या ज्वालामुखी के माध्यम से जब यह सतह पर आ जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, लावा कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात जब जो अर्धगलित अवस्था में जो पदार्थ पृथ्वी के सतह के नीचे पाए जाते हैं उन्हें मैग्मा कहते हैं, और जब यही सतह के ऊपर चले जाते हैं तो हम क्या कह देते हैं, लावा कह देते हैं। तो ज्वालामुखी से हम पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या जान सकते हैं? तो एक चीज पता चलता है कि तापमान का पता चल जाता है और नीचे जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके संघटन के बारे में पता चल जाता है। लेकिन मैग्मा और लावा कितनी गहराई से आ रहा है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो पाती है। तो यह भी स्रोत हमारा, ज्वालामुखी का भी स्रोत क्या हो जाता है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करने में विफल हो जाता है। तो हमें किस स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है? अप्रत्यक्ष स्रोत पर हमको क्या करना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि प्रत्यक्ष स्रोत में हमने बेधन देखा, ज्वालामुखी देखा, जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं उसके बतलाने में अक्षम रहे हैं, सक्षम नहीं रहे हैं। अतः हमें किस स्रोत पर, अप्रत्यक्ष स्रोत पर क्या होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। एक चीज यहीं पर हम बताना चाहेंगे कि यह जो मैग्मा निकलता है, यह जो लावा निकलता है, वह एक्चुअली में होता क्या है? तो देखिएगा, चट्टानें होती हैं। यही चट्टानें क्या होती हैं, गली होती हैं, अर्धगलित होती हैं। ठीक है ना। तो अभी हम लोग इस पर क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो जो दूसरा हमारे पास स्रोत बनता है क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत। तो आइए अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में अध्ययन करते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन करने में अप्रत्यक्ष स्रोत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको भी हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। देखिएगा, एक जो अप्रत्यक्ष स्रोत किस पे, दाब, घनत्व और ताप, यह तीनों एक ही में हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। चाहे तो हम अलग अलग भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और जो दूसरा हो जाता है वह क्या होता है, भूकंप विज्ञान। यह देखिएगा, यह पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन करने में हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत है। दाब, घनत्व, ताप और कौन सा, भूकंप विज्ञान। तो हम लोग पहले इसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, वैज्ञानिकों के अनुसार जो भी कोई मतलब अप्रत्यक्ष स्रोत में वैज्ञानिकों के अनुसार जो ऊपरी परत होती है वह निचली परत पर क्या करता है, दबाव डालता है। देखिएगा, परत शब्द आया है, हम लोग आगे प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ेंगे, जो महाविवर्तनिकीय सिद्धांत प्लेटों का, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि जो ऊपरी प्लेट होती है वह निचली प्लेट पर क्या करेगी, दबाव डालेगी। और जब दबाव डालेगी तो प्लेटों की एक सहन शक्ति होगी, वह शक्ति से जैसे ही दबाव अधिक होगा तो प्लेटें क्या हो जाएंगी,
टूट जाएंगी, और ज़्यादा दाब बढ़ेगा तो प्लेटें क्या होंगी, गल जाएंगी। तो जब गल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, उस जो लिक्विड में अवस्था में हो जाएंगी तो उनका घनत्व तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब घनत्व तो बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, ताप भी बढ़ेगा, तभी तो वो सारी चीज़ें गलेंगी, याद रखिएगा। तो यह भी हम पता लगा लेते हैं कि भाई ऊपर की जो प्लेटें हैं नीचे प्लेटों पर दबाव डाल रही होंगी तो नीचे का जो पदार्थ होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा और उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये टेम्परेचर से ही प्रश्न हमारा क्या हुआ है, बना हुआ है। क्या बना हुआ है कि यदि हम सतह से 32 मीटर पृथ्वी की सतह के नीचे जाते हैं 32 मीटर, तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो यह तो हर एक एग्जाम में, वनडे एग्जाम में भी प्रश्न पूछ देता है कि 32 मीटर जैसे ही नीचे जाते हैं हम लोग सतह से तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन भाई पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर है। तो क्या 6371 किलोमीटर तक हर जगह 32 मीटर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है? तो आपका जवाब ऐसे होगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो टेम्परेचर जो बढ़ने का प्रकार है हम उसके बारे में क्या करते हैं, यहीं पर चर्चा कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं बाबू कि यह क्या है, सतह है, यहां से हम कितना गए, 32 मीटर गए, 32 मीटर। जैसे ही नीचे गए तो टेम्परेचर कितना बढ़ा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। और यह टेम्परेचर कितना किलोमीटर तक बढ़ता है, 8 किलोमीटर तक। गौर करिएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा 8 किलोमीटर तक 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे ही हम लोग 8 किलोमीटर से कहाँ जाते हैं, 100 किलोमीटर तक जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8 किलोमीटर से कितना आ गए, 100 किलोमीटर आ गए। तो 1 किलोमीटर पर, ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर पर कितना टेम्परेचर बढ़ता है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, ठीक है ना। 100 से जैसे ही हम कितना आएंगे, 300 किलोमीटर। ये देखिएगा 100 से 300 किलोमीटर। तो जैसे ही 1 किलोमीटर नीचे आएंगे तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। अब 300 से हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि हर 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूरा का पूरा आंकड़ा हमने दे दिया कि टेम्परेचर पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे जाते हैं वह कैसे कैसे टेम्परेचर हमारा क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात 32 मीटर 8 किलोमीटर पृथ्वी की सतह के जाएंगे तो हर 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। फिर 8 किलोमीटर से 100 किलोमीटर नीचे तक जाएंगे तो हर 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक जाएंगे तो हर 1 किलोमीटर पर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। और 300 से 6371 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे तो हर 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। तो अब देख लीजिएगा, यह तो हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत हो गया भाई। केवल प्लेटों के प्रभाव के कारण ताप, दाब और घनत्व के बारे में हमने क्या किया, सीख लिया। ताप, घनत्व और ताप के बारे में हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से सीख लिया। अब हम लोग बात करेंगे किस पर, भूकंप विज्ञान पर। देखिएगा भूकंप विज्ञान क्या है कि जैसे ही भूकंप की उत्पत्ति होती है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा सतह है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है, मान लेते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति हुई। तो जब भूकंप की उत्पत्ति होती है, आगे यह टॉपिक चलेगा, स्पेशली इसके लिए एक टॉपिक आएगा आपका भूकंप, ही उसमें पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ देखेंगे कि जैसे ही भूकंप निर्माण जहाँ से होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पर भूकंप धरातल पर पहली बार क्या होता है, महसूस किया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। ये देखिएगा, अधिकेंद्र कहते हैं। अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर बोल देते हैं। ये देखिएगा, ईपी सेंटर, अधिकेंद्र बोलते हैं। तो जैसे ही जब भूकंप मूल से यानी कि फोकस से जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो निम्नलिखित 3 प्रकार की तरंगे क्या होती है, निकलती हैं। 3 प्रकार की तरंगे देखिएगा, जो पहली तरंग होती है उसे हम पी तरंग कहते हैं, जो दूसरी तरंग होती है उसे हम एस तरंग कहते हैं, और जो तीसरी तरंग होती है, देखिएगा जब दोनों तरंगे यहाँ पर धरातल पर मिलकर चलती हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एल तरंगे कहते हैं। यह भूकंप जब पढ़ाएंगे तो हम आपको स्पष्ट रूप से वहाँ पर बताएंगे। लेकिन जैसे पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन करने में केवल हमारी एक ही तरंग काफ़ी हो जाती है, जिसका नाम क्या है, पी तरंग।
पी तरंग क्योंकि देखिएगा ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में चलती है, तो जहाँ जहाँ इसका वेग बढ़ जाता है वहाँ हम मान लेते हैं कि वहाँ पर घनत्व ज़्यादा था, क्योंकि तरंगे जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, जिस पदार्थ का घनत्व ज़्यादा होता है उसमें तेज गति से विचरण करती हैं, और जिसका घनत्व कम होता है उनकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो अब ये भूकंप विज्ञान ही पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन करने में सबसे कारगर शामिल, या सबसे हम क्या कह सकते हैं वैज्ञानिक या प्रमाणिक तरीका होता है क्या, भूकंप विज्ञान की पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भूकंप विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पी तरंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने में। अब हम लोग बात करेंगे कि एक हमारे वैज्ञानिक हैं एडवर्ड स्वेस, नाम देखिएगा मैं लिख देता हूं यहां पर, एडवर्ड स्वेस। ये देखिएगा, जब ये भूकंपी तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, अर्थात मतलब पूरा सतह से, जैसे लिख रहिएगा यह हमारी पृथ्वी है, यह हमारा केंद्र है, तो यहाँ से इन्होंने बांटा कि पृथ्वी की क्या होती हैं, 3 परतें होती हैं। किसके अनुसार बांटे, जब ये तरंगे क्या हुई, निकली या तरंगे सतह से क्या की गई, पृथ्वी के आंतरिक भागों में भेजी गई, तो उसके आधार पर पृथ्वी के कितनी परतें, 3 परतें। जो पहला परत था उसे क्या कहा गया, क्रस्ट। हिंदी में देखिएगा क्या बोला जाता है इसे, चलिएगा मैं बात करता हूँ भूपृष्ठ। हिंदी में क्या होता है, भूपृष्ठ बोला जाता है। जो दूसरी परत आई उसे क्या बोलते हैं, मेंटल। हिंदी में इसे क्या नाम दिया गया, प्रवाह नाम दिया गया। जो तीसरा है इसे क्या बोला गया, कोर, और हिंदी में इसे क्या कहा गया, क्रोड कहा गया। ध्यान रखिएगा किसने बांटा है, एडवर्ड स्वेस ने भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के 3 परतें बांटी, जिसको पहला क्रस्ट बोला, मेंटल बोला और कोर बोला। तो आइए हम लोग इसके बारे में क्या करते हैं, सीखते हैं। यह देख लीजिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो जैसा कि हमने बताया कि एडवर्ड स्वेट्स ने क्या किया है, 3 भागों में बांटा हुआ है। जैसे अगर मान लेते हैं कि दैनिक जो पारंपरिक तरीका है कि मान लेते हैं कि तरबूज का अध्ययन करना होता है कि भाई तरबूज पका है कि नहीं पका है, तो हम उसको क्या करते हैं, इसी आकार में क्या करते हैं, काट लेते हैं तरबूज को। ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा इसी आकार में तरबूज को काट कर क्या करते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं, और उसको मीठा है, उसमें कितने बीज हैं, पका है कि नहीं पका है, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। वही सेम प्रोसेस हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने में भी क्या करेंगे, अपनाएंगे। तो हमने बताया कि एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की कितनी परतें हैं, 3 परतें हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्रस्ट की, जो क्रस्ट है 0 से लेकर 30 किलोमीटर, फिर ये क्या है 2900 किलोमीटर, और 2900 से यहाँ कितना था 6371 किलोमीटर। देखिएगा इसको हमने क्या बोला है, क्रस्ट बोला। ये क्या है, मेंटल है, और यह कौन सी परत है, कोर है। देखिएगा वैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, तो इसको 2 भागों में बांटे हैं। पृथ्वी की जितनी भी परतें होती हैं ना, उसको 2 भागों में, एक तो बांटा गया है रासायनिक संगठन के आधार पर, और दूसरा क्या बांटा गया है, यांत्रिक परतें, यानी कि यांत्रिकी परतें। यानी कि एक होता है रासायनिक परतें पाई जाती हैं और क्या होता है, यांत्रिक परतें पाई जाती हैं। तो रासायनिक परतों में क्या हो जाता है कि भाई देखिएगा, मतलब जितने भी तत्वों से मिले हुए बने हुए हैं उसको हम क्या कह देते हैं, रासायनिक परत कह देते हैं। जैसे तत्वों की बात क्या कर दें, जैसे क्रस्ट, जो ऊपरी परत है ना, इसका निर्माण किससे हुआ है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से हुआ है। इसलिए जो हमारा पहला क्रस्ट परत होता है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, सियाल नाम दे देते हैं। यह मेंटल का जो निर्माण हुआ है, ये देखिएगा 30 से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसका सिलिकॉन और किससे, मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया जाता है, सीमा कह दिया जाता है। और जो कोर का जो तापमान है वह क्या हुआ, अधिक घनत्व वाले पदार्थों में, जैसे में निकिल और प्लस किसके, फेरस से यानी आयरन से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, नीफे पड़ जाता है।
यह दूरी भी याद रखिएगा, यह भी पूछा गया है, पूछा जाता है कि नीफे किस परत को कहा जाता है, तो कोर को कहा जाता है। हिंदी भी कहीं कहीं दे देता है, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि कोर को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रोड कहा जाता है। मेंटल को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रवाह कहा जाता है। अक्रस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, भूपृष्ठ कहा जाता है। क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्रस्ट के बारे में। भाई पृथ्वी की यह क्या है, ऊपरी परत है कि नहीं परत है, तो हम भूपृष्ठ को भी क्या दो भागों में बांट दिया गया है, भूपृष्ठ को भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक को बोला जाता है महाद्वीपीय, देखिएगा महाद्वीपीय भूपृष्ठ, और दूसरा क्या हो जाता है, महासागरीय भूपृष्ठ। यह देखिएगा महाद्वीपीय भूपृष्ठ और महासागरीय भूपृष्ठ, इसमें थोड़ा सा अंतर इसलिए है कि जो प्रश्न बना है, कहा जाता है कि महाद्वीपीय जो भूपृष्ठ है किसका बना होता है, तो यह किसका बना होता है, ग्रेनाइट का बना होता है। और जो महासागरीय भूपृष्ठ है ना, वह किसका बना होता है, तो बेसाल्ट का बना होता है। वास्तव में यह जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट है ना, यह दोनों कौन सी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान है। यह देख लीजिएगा आग्नेय चट्टान है। हम आगे चलकर जब चट्टान भी पढ़ा जाएगा, देखिएगा हर एक चीज़ एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे आगे चलता रहेगा, क्योंकि देखिए बाबू सारी क्लासेस अगर ऑफलाइन होती है ना, तो बहुत अच्छी चीज़ें समझाई जाती हैं। मैं खुद ये पहली बार ये सारी वीडियो ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो भाई शूट किया जाता है तो कुछ भी कोई सामने रहता नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत हमें भी फेस करने को मिल जाता है। अच्छे से जो चीज़ें देनी चाहिए वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो क्रम से मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि महाद्वीपीय भूपृष्ठ किसका बना होता है, तो ग्रेनाइट का बना होता है। महासागरीय भूपृष्ठ किसका बना होता है, बेसाल्ट का बना होता है। अब महाद्वीपीय जो भूपृष्ठ होता है ना, यह क्या होते हैं, मोटी होती हैं, याद रखिएगा। और महासागरीय भूपृष्ठ होती है ना, वह क्या होती हैं, पतली होती हैं। जैसे एक डायग्राम के माध्यम से हम सीख लेते हैं। जैसे यहीं पर देख लीजिएगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये स्थल है, तो इसे हम क्या कह देंगे, महाद्वीपीय भूपृष्ठ। तो यह किसका बना होगा, जैसे इस तरह ले लेते हैं, देखिएगा यह क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा। यह महासागर के जो नीतल की बात हम करते हैं, जैसे ये देखिएगा ये पूरा का पूरा क्या भरा है बाबू, जल है यह, ठीक है ना। तो यह बेसाल्ट का, ग्रेनाइट का। वास्तव में ये दोनों कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। और आग्नेय जैसे तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं, एक आग्नेय चट्टान हो जाती है, एक हमारा अवसादी चट्टान होता है, और एक हमारा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आग्नेय चट्टान रासायनिक संगठन के आधार पर 4 भागों में बांटी गई है। थोड़ा सा उसके भी चर्चा हम कर देते हैं कि आग्नेय चट्टान रासायनिक आधार पर, यानी कि तत्वों के आधार पर, सिलिकॉन की मात्रा के आधार पर, या सिलिका कह सकते हैं, अलग अलग किताबों में मिलता है, तो परेशान होने की बात नहीं है। सिलिका के मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानें 4 प्रकार की हो जाती हैं। एक अम्लीय आग्नेय चट्टान हो जाता है, दूसरा जो चट्टान होता है अम्लीय के बाद आपका हो जाता है मध्यवर्ती चट्टान हो जाता है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान होता है। तीसरी जो हम बात करते हैं वह हमारा क्षारीय होता है, और चौथा जो होता है अति क्षारीय आग्नेय चट्टान हो जाता है, ठीक है ना। वो आगे जब हम लोग चट्टान पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छे से चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। चूंकि यहाँ पर महाद्वीपीय भूपृष्ठ और महासागरीय भूपृष्ठ आया था, तो इससे 2 प्रश्न बनते हैं कि महाद्वीपीय भूपृष्ठ किसका बना होता है, तो ग्रेनाइट का, और महासागरीय भूपृष्ठ किसका बना होता है, तो बेसाल्ट का। यह दोनों कौन सी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान है। इनकी मोटाई ज़्यादा होती है, और ये क्या होते हैं, पतले होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। किसने बांटा था, यह भी याद रख लीजिएगा, एडवर्ड स्विस, ठीक है ना। यह रासायनिक आधार पर परतों का हमने क्या किया, बंटवारा कर दिया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि एक और चीज हो जाती है। देखिएगा कि भूकंप विज्ञान से ही ये सारी चीजें हमको क्या मिली हैं, सीखने को मिली हैं। तो जैसे देखिएगा, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, मिटा कर बाबू समझाते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ये देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी, असंबद्धता की। असंबद्धता क्या होगा, जैसे ही अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से भूकंप क्या होता है, भूकंपीय तरंगों को
पृथ्वी के आंतरिक भागों में भेजा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही यह पृथ्वी के आंतरिक भागों में आता है, यहाँ से देखिएगा 18 किलोमीटर तक, ध्यान रखिएगा 18 से 30 किलोमीटर तक, तो इसकी एकाएक गति क्या होती है, बढ़ जाती है। भाई पी तरंगों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी घनत्व तो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो असंबद्धता पाई जाती है, प्रश्न देखिएगा क्या होता है कि ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को बांटने वाली जो असंबद्धता जो लाइन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो नाम क्या है, कोनराड। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न बना हुआ है, इसलिए इसको सीखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्यों बांटा गया है ये आप जानते हैं कि जैसे ही अगर पी तरंगों को भेजा जाता है, तो ये देखिएगा ये ऊपरी क्रस्ट हो जाता है और ये क्या होता है, निचली क्रस्ट हो जाता है, और इसको जो अलग करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोनराड असंबद्धता। ये देखिएगा असंबद्धता कह दिया जाता है। वहीं सेम कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे देखिएगा ये 30 किलोमीटर है कि नहीं है, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक किसका है, मेंटल का भाग है, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसमें भी तो एक ऐसी चीज़ें आएंगी कि जो क्या करता है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को क्या करता है, बांटता है। तो यह जो असंबद्धता पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, रेपिटी। ये देख लीजिएगा, रेपिटी असंबद्धता। वहीं सेम कंडीशन कहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है। एक होता है इनर कोर और एक होता है आउटर कोर, यानी कि देखिएगा बाह्य कोर और कौन सा, आंतरिक कोर। इसको जो बांटने का काम करता है, इसका नाम क्या है, रेपिटी असंबद्धता हो गया। यह है कोनराड हुआ, रेपिटी हुआ, लेहमैन हुआ। यह देखिएगा लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता। लेकिन अभी एक चीज और है, अगर ऐसे पूछ देते हैं कि भाई क्रस्ट को मेंटल से जो अलग करता है वह कौन सा परत है, भाई क्रस्ट को मेंटल से जो अलग करता है, जैसे ये वाली की अगर हम बात कर देते हैं, देखिएगा ये देखिएगा, इसी में सब समझा रहे हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिक्कत होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको क्या करिएगा, समझ लीजिएगा। ये देखिएगा यह मेन है, ठीक है ना। यह क्या करता है, 0 से लेकर 30 और 30 से 2900, तो ये जो 30 किलोमीटर वाला है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि क्रस्ट को मेंटल से जो अलग करता है, यह कौन सी असंबद्धता होती है, तो इसका नाम क्या है, मोह असंबद्धता। यही सेम कंडीशन आ जाएगा इस वाले में कि भाई देखिएगा मेंटल और कोर को जो अलग करता है वह कौन सी असंबद्धता है, तो इसे हम बोलते हैं गुटेनबर्ग। ये देखिएगा गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा आप अगर दूरी की भी बात कर लेते हैं तो हम अभी यहीं पर क्या करते हैं, नोट डाउन करवा देते हैं। फिलहाल समझने के लिए एक बार फिर से मैं क्या करता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक कौन सी परत है, आपका क्रस्ट है। 30 से 2900 किलोमीटर तक कौन है, मेंटल है। 2900 से 6371 किलोमीटर तक कौन है, ये देख लीजिएगा 6371 किलोमीटर तक कौन है, आपका कोर है। हिंदी यहाँ पर लिखे हैं कि इसको भूपृष्ठ बोला जाता है, इसको प्रवाह बोला जाता है, इसको क्रूड बोला जाता है। अब देखिएगा कि भाई क्रस्ट को मेंटल से जो अलग करता है वह कौन सा है, मोह असंबद्धता है। जो मेंटल को कोर से अलग करता है वह कौन सा है, गुटेनबर्ग असंबद्धता है। उसके बाद हमने बात किया कि भाई देखिएगा इसको ऊपरी बाह्य कोर और इसको क्या, आंतरिक कोर, इन दोनों में भी विभेद करने के लिए एक मतलब जैसे देखिएगा ये सारी की सारी किससे, भूकंप जो तरंगे आती हैं उसके केवल और केवल प्रवाह से। क्यों, क्योंकि जहाँ पर घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ पर भूकंपीय तरंगे बहुत ही तेज गति से चलती हैं। उसी से अनुमान लगाया गया है कि जो पृथ्वी का कोर है, केंद्र भाग है, यह ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था मतलब जब ठोस होगी तो घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ एकावेग क्या होता है, इसकी जो गति होती है पी तरंग की क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम बात कर लेते हैं कि यह कितने पर है, तो ये देखिएगा जो लेहमैन असंबद्धता होती है वह 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर। ये देखिएगा ये कौन सा है, लेहमैन असंबद्धता, ये नीचे वाला 5150 किलोमीटर पर है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये देखिएगा 700 पर है, 700 किलोमीटर पर यह, और यह कितने पर थे, 18 किलोमीटर पर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आज जो ये तो यही है कि भाई 30 किलोमीटर ये है, 2900 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर यह है। ये रहा पृथ्वी का, हमने क्या किया, पूरा का पूरा आंतरिक संरचना का विवरण दे दिया गया है।
देखिएगा हम कह सकते हैं कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर, ये देखिएगा भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतें। तो हमने अभी क्या बताया कि वही सेम कंडीशन हो जाएगा, लेकिन हम इसको मोटा मोटी लिख देते हैं भाई। इसको भी कितना भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है स्थल मंडल, यह देखिएगा स्थल मंडल कितना है 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक। दूसरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो पायरोस्फीयर, ठीक है ना, इसको कितना है 200 किलोमीटर से 2880। और तीसरा जो है बैरीस्फीयर, ये देख लीजिएगा यह क्या है 2880 से 6371। देखिएगा नाम भी हिंदी में ही लिख देता है, इसीलिए इसको बताना क्या हो गया, आवश्यक हो गया। पूछ देता है कि बैरीस्फीयर, ठीक है ना, क्या है, तो ये पृथ्वी की आंतरिक परत है। देखिएगा यह सबसे बाह्य परत है, ऐसे मैं कह दिया कि वह क्या है, बाह्य परत है। यह कौन सी परत है, मध्य परत है। और यह क्या है, आंतरिक परत है। यह देख लीजिएगा आंतरिक परत है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि बैरीस्फीयर पृथ्वी की कौन सी परत है, तो आंतरिक परत है। लंबाई की बात कर देगा तो 2880 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। और देखिएगा जैसे अगर हम लोग जाते हैं यहाँ से 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक, तो जो घनत्व की बात होती है वह कितना होता है 3.6, ठीक है ना। ये देखिएगा 3.6 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह देख लीजिएगा ये mg नहीं होता है, ग्राम होता है। 3.6 ग्राम होता है, 3.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर उसके इतना नीचे जाते हैं तो 3.6 ग्राम क्या होता है, वजन, उसका दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हम बात करते हैं पायरोस्फीयर में, अर्थात तो 200 किलोमीटर से 2880 किलोमीटर पर जाते हैं, तो ये देखिएगा 5.6 ग्राम वजन बढ़ जाता है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर। और जब हम बात करते हैं 2880 से 6371 किलोमीटर तक जाते हैं तो लगभग 11 से लेकर 13 ग्राम बढ़ जाता है प्रति सेंटीमीटर क्यूब पे, घन पे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिएगा अब हम लोगों का पूरा पृथ्वी का आंतरिक जो संरचना से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे के सारे हमने आपको क्या कर दिया है, बतला दिया है। आगे जो हमने बात किया था भाई प्लेटें का, एक बार हमने बताया था ना कि वैज्ञानिकों के अनुसार ऊपर की चट्टानें, नीचे ऊपर की जो चट्टानें होती हैं तो एक्चुअली में क्या होती हैं, परतें होती हैं, वो नीचे वाली परतों पर क्या बनाती हैं, दबाव बनाती हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अर्थात प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बारे में क्या पढ़ेंगे, उसको नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।